बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज के जो मौज़ूआत हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। हम 3 मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो बहुत ही मुनफरिद हैं। इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि एक तो हम अमेरिका की मईशत पे बात करना चाहते हैं, दूसरा हम जो भारत में जो नाज़ीज़म का जो नया दौर शुरू हो रहा है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे, और तीसरा जो यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई में अमेरिका ने इजाफ़ा किया है और वहाँ पर एक नया जो उनको एक ड्रोन दिया है फिनिक्स नाम का, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिकी की मईशत किस तरह चल रही है और दुनिया किस तरह से उनको खराज दे रही है अभी तक। देखिए, अमेरिका जो दुनिया में अमेरिका का जो खसारा है सालाना बजट का वो 100 बिलियन डॉलर है। जो हमारा कर्जा है जी, उनका हर साल 100 बिलियन डॉलर का खसारा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चीले लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो माल ख़रीदने वाले लोग होते हैं, और उनके जो दुनिया भर से जो उनके पास पैसा जमा होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पेट्रोल डॉलर एक तो है कि जो पेट्रोल डॉलर का उन्होंने जब से काम किया सऊदी अरब से 1968 में कि साहब जो सारे तैयारा जो पेट्रोल की होगी वो डॉलर में होगी जी। तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो कागज़ छापते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर हम देखते हैं अमेरिका में तो उनके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका के। वो खुले डुले लोग हैं, जिस तरह के पाकिस्तानी लोग हैं, वो अपना पास पैसे भी नहीं हो तो धार लेकर जो शादी भी करते हैं तो बड़े शान और शौक़त से करते हैं जी। लेकिन उनके पास जो है वो फाइनेंसर मौजूद है। उनके पास ऐसे फाइनेंसर, बेवकूफ़ फाइनेंसर मौजूद हैं जिसमें आप हैरान होंगे कि हम जब बेवकूफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हंस भी रहे हैं। कौन फाइनेंसर है? एक जापान है, जो सबसे पहले तो चीन है जो अमेरिका को 1.1 ट्रिलियन डॉलर हर साल देता है, बचाकर वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और दूसरा नंबर पर 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो जापान बना के देता है, और 50 बिलियन डॉलर इंडिया देता है, उनके सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिट करता है, क्योंकि वहाँ पर वो सेफ समझते हैं। और यही हाल अरब मुल्कों का है। अरब मुल्कों को तो सारा पैसा वहाँ रखा जाता है। तो अरब मुल्कों के बाद जब वो कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो सिर्फ वो कॉपी में से अकाउंटिंग होती है, इस कॉपी में इस रजिस्टर से निकाल के दूसरे रजिस्टर में लिख लेते हैं, ये कंप्यूटर के पेज में दूसरे कंप्यूटर के पेज में लिख लेते हैं जी। यानी जो अगर पोथियों का हिसाब रखा जाए, जो बनिए रखते थे, तो वो तो एक पोथी से दूसरी पोथी में लिख लिया उन्होंने। पोथी से कहते हैं कि किताब, वो उनका एक बड़ी तवील एक किताब होती थी, कापी होती थी जो कि बहुत मोटी होती थी, उस पर कवर चढ़ा होता लाल किस्म का या पीले किस्म का जो भी, उस पर वो लिख लेते थे, हर एक का नाम लिख लेते थे, साहब ज़ैनुल आबदीन के इतना रुपये हमने उधार दिया और ये सूद चढ़ता चढ़ता इतना चढ़ गया। तो इसका भी कई वाक़यात हम सुना चुके हैं आपको। अब आप ये हालत देख लीजिए कि जिस कौम का 100 बिलियन डॉलर का खसारा हो हर साल में, लेकिन फिर भी वो मजबूत मानी जाती है, और जापान जो कि अपनी इतनी बचत करता है वो कमज़ोर मईशत मानी जाती है, इसलिए कि उन लोगों के अंदर जो है वो पैसे की गर्दिश का कोई तरीका कार वज़ा नहीं किया। ईरान ने सबसे अच्छा निज़ाम वज़ा कर रखा है कि वो जब आप जाते हैं ईरान में तो वो वहाँ पर आपको मशहद का और जो भी ज़ियारात हैं उनके पास हैं उनका वो आपको उसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि मशहद की जो ट्रस्ट है वो ईरान की यानी हुकूमत से ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, उनके पास सरमाया है, और जो उनके पास जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। वो जिस वक्त मैं गया था 2013 में तो 42 सनतें उनकी चल रही थी जो पूरे ईरान को सप्लाई करती थी, दूध से लेकर हर तरह की जो है जी। तो अब लेकिन इसके मुकाबले में ये लोग क्या हैं कि जो जापान के लोग जो हैं वो सिरे से खर्च ही नहीं करते हैं, वो पैसे बचाने के आदी हैं, सादगी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसकी वजह से जापान बहुत परेशान है, क्योंकि अब वो क्या करें, खर्च करते नहीं हैं तो पैसा रोल होता नहीं है, पैसा गर्दिश में नहीं आता है, तो वो जमा करते हैं। फिर वो अब उन्होंने ये कर दिया है जापान में कि जापान में ने ये किया है कि जो बैंक का जो सूद था, सूद में अमूमन जो है एक सबसे ज़्यादा कम सूद जो है अमेरिका में है, माना जाता था कि 1% 2% पे होता था, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है जी 13% पे चला गया अभी। तो वो जो इस्लामी तरीका है 0% कर दिया उन्होंने सूद,
और उस पर यह भी कर दिया है कि अगर कोई आदमी पैसे बैंक में रखवाएगा तो उसको बैंक में पैसे रखवाने के भी टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेस देने पड़ेंगे। अब अमेरिका का अगर हिसाब लगाया जाए तो दुनिया भर से वो 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो जमा करता है हर साल, वो खर्च करता है, अयाशी करता है उससे। और फिर उसके बाद दुनिया अच्छा, में हुकूमत करता है। अब उनकी अखरा दुनिया पे, अब इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 महीने बाद दुनिया भर के ममालिक से उसको 180 बिलियन डॉलर जो है वो हर जमा होते हैं उसके लिए। और इसके ये मानी हुए हैं कि यानी 2 बिलियन डॉलर रोज़ाना वो उनके पर वो रोज़ाना खर्च करता है अमेरिका। 2 बिलियन डॉलर रोज़ाना खर्च करता है दूसरों के पैसे, अपने पैसे नहीं, दूसरों के पैसे। अच्छा, अब इसका किसी ने दानिश्वर ने मिसाल दी है कि एक ऐसा दुकानदार है जिसके पास बहुत सारा माल है, लेकिन वो माल ख़रीदने वाला कोई नहीं, तो वो खुद ही पैसे देता है लोगों को, कहा मेरे माल ख़रीदो मतलब मेरा माल बिके। तो वो अब ऐसा बेवकूफ़ जो है वो पाकिस्तान को दुकानदार अभी तक मिला नहीं है। अमेरिका के पास 3 तो बड़े हैं, जो चौथा अरब आपने बताया। तो सारे अरब ममालिक जो हैं वो सारे अमेरिका में सरमायाकारी करते हैं और पैसे दुनिया भर के करते हैं, पाकिस्तान भी करता है। अब मसला देखा जाए कि उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो भी बहुत कम है अमेरिका की। वो उसकी दरामदात जो हैं जो बाहर से आती हैं वो ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट उसकी कम है। जो और उनकी जो हमेशा लेकिन वो खर्चीले भी बहुत हैं, अय्याशी भी बहुत करते हैं, शराब पीते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े यानी और घूमने के बड़े आदी हैं। सारी दुनिया में वो अमेरिका का आदमी जो है जब 18 साल का होता है तो बच्चे को घूमने के लिए भेज देते हैं, सीखने के लिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे ही कहा कि जब सरमायाकारी की बात आती है तो चीन में अमेरिका ने सरमायाकारी जो की हुई है वो आदि की है जो कि चीन ने अमेरिका में की है। यानी अब अगर आप देखें तो अमेरिका चीन जो है अमेरिका को कैसे तबाह कर सकता है, क्योंकि उसकी सरमायाकारी वहाँ लगी हुई है, उसके पैसे वहाँ लगे हुए हैं। रूस के नहीं लगे हुए हैं, रूस ने भी कुछ किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान हैं जिसने रूस में सरमायाकारी की हुई है। आपको याद होगा एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब गए थे खाम रूस में, और वहाँ उनका जहाज़ वहाँ खड़ा रहा था, तो वो कहते हैं पैसे का लेन देन उन्होंने वहाँ किया है कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ तो उस पर नज़र आँखें बंद कर लेते हैं। तो अब सवाल ये और इंडिया की देखिए अजीब बात है कि इंडिया ने 50 बिलियन के डॉलर की सरमाया की हुई है अमेरिका में, और अमेरिका ने इंडिया में की हुई है 20 बिलियन डॉलर की। 30 बिलियन डॉलर का फ़र्क है, गैप है, इतना बड़ा गैप है। और चीन की मैं कह रहा हूँ कि चीन जो अपने आप को इतना बड़ा कहता है मैं सरमायाकार हूँ, लेकिन वो सरमायाकारी जितनी भी कर रहा है वो अमेरिका लिए कर रहा है, क्योंकि उसका सामान बिकता है। अच्छा, वहाँ पर जो छोटी चीज़ें बनाने, कमीज़ बनानी हुई तो पाकिस्तान से जा रही है, और जो छोटी चीज़ें हैं उसके जो पुर्ज़ात हैं, गाड़ियाँ हैं, वो जापान से जा रही हैं या चीन से जा रही हैं या चीन से जा रही हैं। वो उनको बेचना पड़ता है क्योंकि इनके मुल्क के लोग बचा रहे हैं और पैसे ये लोग खर्च करते नहीं हैं, ख़ुद भी तय्युश की ज़िंदगी गुजारते नहीं हैं, गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर किसी ने बनियों को देखा हो तो बनिया को ऐसा मालूम होता था जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो बैठा होता था बिल्कुल एक सूखा साका सा और बिल्कुल गरीबों की तरह रहता था। दाल भी जो है देख के खाता था कि दाल में कहीं दो ज़्यादा ना आ जाए, किसी गरीब को नहीं देता है जी। बिल्कुल यानी अजीब तरह, यानी जो एक ज़माने में जो इजराइलियों का काम था वो करता था। तो अब मसला ये है कि और इसके मुकाबले में पाकिस्तानी भी खुले डुले हैं और अमेरिकन भी खुले डुले हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास कोई बनिया नहीं है जिससे कि या उसका एक नया फार्मूला बना है जो किसी एक माशी अमेरिकन माशी जो है अमेरिकन मईशतदान ने ये कहा है कि अगर आपको सेविंग इज़ ए सिन, यानी बचत करना गुनाह है और खर्च करना नेकी है, बशर्ते कि आपको एक बेवकूफ़ मुल्क मिल जाए जो पैसे बचाता हो। अमेरिका के पास वहाँ पर अमेरिका के पास मैं समझता हूँ कि कम से कम मैंने 100 मुल्क तो ऐसे होंगे कि जो अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं जी, और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पाकिस्तान को एक तो करना चाहिए तो फिर खर्चा करें खूब ठाट से। तो 100 बिलियन डॉलर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो कि न हो सके। तो अब इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि
फिर सवाल ये बनता है कि उनकी मीशत जापान की क्यों कमज़ोर होती है? इसलिए होती है कि वो खर्चा नहीं करते, पैसे की गर्दिश नहीं होती है जी। मैंने ईरान की मिसाल इसलिए दी है कि मैंने जाके जब देखा ईरान को, तो क्योंकि मैं मुशाहिदा करता हूँ जो तालीम के, जैसे आपको याद है कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि तालीम के इल्म के 3 मंबा हैं। एक तो किताबें हैं, दूसरा सफ़र है, और तीसरा फिर इंटरेक्शन है, जैसा कि हम लोग कर रहे आपस में कर रहे होते हैं, जो कि हम जैसे मैंने जो हम इल्म लोग जो एक दूसरे के जो आलिम लोग होते हैं आपस में बैठ कर वो फिर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इल्म जो ज़रिया जो है वो फिर ये आखिर में इंटरेक्शन होता है। तो अब ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि यानी जो उनकी जो बचत है जापान की वो $1.2 ट्रिलियन सालाना है जी। अब वो क्या करें उस 1 भाई हमें एक 100 बिलियन ही दे दे, क्योंकि सब जापानी गाड़ी हम खरीदते हैं उनकी। तो मईशत का नया फार्मूला ये है जी कि बचत जो है गुनाह है और खर्च करना नेकी है, बशर्ते कि आपको एक बेवकूफ़ मुल्क मिल जाए। बिल्कुल ठीक यानी है। ये एक नया फार्मूला है जो कि हम यानी एक अमरीकी जी मईशत दान दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे बात करेंगे। जी नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ज़रा इंडिया की बात हो जाए। देखिए इंडिया के अंदर ये इंडिया में ये सोच चल पड़ी है कि क्योंकि मुसलमानों की तादाद यानी स्पेन में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत के बाद में बिल्कुल उनका सफाया कर दिया गया था। अब वहाँ मुसलमान नहीं हैं, इल्ला इसके कि जो ट्यूनिस से गए हैं या मोरक्को से गए हुए मुसलमान हैं, वहाँ छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं, छोटी छोटी होटल बनाई हुई हैं उन्होंने, 4 यानी स्टार होटलें हैं उनके पास, या छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। अदरवाइज़ जो ओरिजिनल मुसलमान थे, बर्बर थे या अरब थे, वो सब का सब उन्होंने सफाया कर दिया। उससे इन्होंने स्टडी शुरू की थी नेहरू के ज़माने में कि मुसलमानों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की है, तो वो इन्होंने ये हिसाब लगाया 800 + 8। अब उसके जो उस 800 + 800 जो है उनका ये ख्याल था कि जब वो ख़त्म हो सकते थे, ये क्यों ख़त्म नहीं हो सकते। अब हम ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल की स्कीम पे अब अमल कर। दूसरा उनके पास ये फ़लसफ़ा आया कि जब फ़लस्तीनियों को दबा दिया गया है तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं दबा सकते हैं। 2 वजूहात थी। फिर इसराइलियों से उन्होंने सीखना शुरू किया कि आपने कैसे दबाया। उन्होंने ताकत के ज़ोर से दबाया। अब उसमें फ़र्क जो हम बताना चाहते हैं, अब उन्होंने एक अग्निपथ के नाम से स्कीम, जो नाज़िज़्म के अंदाज़ की स्कीम है, तो याद रहे कि अमेरिका जो भारत ने जब ये RSS बनाई थी, जिसे राष्ट्रीय सेविंग संघ कहलाया जाता है, यानी तो इसमें उन्होंने ये उस वक्त बनी थी जब नाज़िज़्म ज़ोरों पे था, 1925 की बात है। तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है, और ये वाजपेयी साहब का ये जब वो गिरफ्तारी उनकी हुई 1942 में, तो उन्होंने लिख के दे दिया था कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस आज़ादी की तहरीक से जी। और इस तरह से ये लोग जो है वो अपना ये काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि अगर एक अग्निपथ, यानी इन्होंने एक मंसूबा बनाया है जिसका मतलब है कि आग का जो है रास्ता, या इसको मैं पार्टी कहता हूँ, आग की पार्टी। इनका अग्नि जो है वो बहुत, यानी इनका ये है कि सब अग्नि के ज़रिए से तबाह किया जा सकता है मुसलमानों को, यानी आग के ज़रिए तबाह किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जो फ़र्क महसूस उनको नहीं हो रहा है वो ये नहीं हो रहा है। 2-3 बातें ये नहीं हो रहा है कि वहाँ पर जो मुसलमानों की तादाद थी जो कि स्पेन में रहते थे वो कम थी। फिर उनमें बर्बर और अरब का जो तफरीक आई उसने स्पेन को तबाह कर दिया। जिस तरह से बंगाल की और हमारी हुई के साथ, वो वेस्ट पाकिस्तानी और बंगाली का जब आया, दोनों मुसलमान अलग अलग हो गए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो मुसलमान के तौर पर ज़िंदा हैं आज भी। और वो वहाँ पर बांग्लादेश से वो हिंदुस्तान नहीं बना, जी हाँ, मशरक़ी पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं बना, बांग्लादेश बन गया। तो वो ठीक है, और मुसलमान भी हैं वहाँ। ज़रूर है कि जो भाई जमात इस्लामी वालों को मारा जा रहा है वो एक अलग बहस है, लेकिन उनको नहीं मारना चाहिए, इसलिए कि फिर अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि
जो बर्बर और उनमें जो लड़ाई हुई थी, तो फिर जो अरब और बर्बर दोनों थे, अफ्रीका जो थे, जो स्पेन से बहुत दूर थे, उनकी मदद नहीं दी जा सकती थी, मदद नहीं पहुंच सकती थी, इसी तरह से जिस तरह से कि हमारी इस पाकिस्तान नहीं पहुंची थी जी। तो और फिर हमारे पे हुकूमत भी ऐसे थे, उस वक्त भी पहुंची जा सकती थी अगर हमारे हुक्मरान अच्छे होते, तो हमारा कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि हम इंडिया को हरा सकते थे। और अगर हम एक जगह रुक कर जब लड़ते तो हिंदुस्तान से 100 साल लड़ सकते थे उसी सिर्फ इस पाकिस्तान की सरजमीन पर। खैर वो एक गलत फैक्टर था और वो गलत फैसला था और गलत हुआ। अब यहाँ पर ये फ़र्क ये है कि वो हिंदुस्तान में एक तो अगर फासले की बात देखी जाए तो ये ठीक है कि हमने 800 साल आप पे हुक्मरानी की, लेकिन फिर वहाँ पर एक वारियर रेस रहती है। बेशक ये सही था कि बर्बर भी वारियर रेस थी और ये भी फ़र्क था कि अरब भी वारियर रेस थे उस वक्त में, लेकिन उनका फासला बहुत दूर था। तो हम भी वहाँ शिकस्त खा गए इस पाकिस्तान में अपने भाइयों से ही जी। जैसे कहते थे हम छोटे कद के हैं, 2 फीट हैं, 4 फीट हैं, तो उसके मुकाबले में हमारा 7 फीट हार गया, इसलिए कि आवाम हमारे साथ नहीं थी, या फिर हम खुद हार गए। तो अब दूसरी बात यह है कि अब इसके साथ एक तो ये है कि फ़र्क ये है कि एक तो पाकिस्तानों के साथ लगा हुआ है, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ ईरान लगा हुआ है, ईरान के साथ में तुर्की लगा हुआ है, तुर्की है, अरबिस्तान है जी। ये सारे मुल्क आप पे पिल पड़ेंगे। एक तो ये बात आपको फ़र्क महसूस करना चाहिए। आप ये कहेंगे कि फ़लस्तीन भी तो आ गया, तो फ़लस्तीन फिर अरब नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तानी हैं जो वारियर हैं। दूसरा, स्पेन के जो मुसलमान थे तादाद में कम थे, ये 25 करोड़ है, और ये कितने भी कमज़ोर सही, ये वो कहते थे सब मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये भी मुनज़्ज़म नहीं है। तो लेकिन ये बात मुनज़्ज़म होने में कितनी देर लगती है इनको? जब जंग लड़ी थी, और जवाब खुद पेश कर रहे हैं, जब हमने जंग लड़ी थी अलहदगी की, पाकिस्तान बनाने की, तो उस वक्त हम ये ज़रूर हुआ था कि जिस वक्त तकसीम हुई है हमारी, तो उसमें हमें गाजर मूली की तरह से काटा गया सिक्कों ने जी। लेकिन फ़र्क ये था कि हमें ये पता नहीं था कि हमें मारेंगे, तो उस वक्त तैयारी। अब तो ये आपको इतने बरसों से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान भी तैयारी कर रहे होंगे, जी हाँ, कुछ हम भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप इस तरह से ये नहीं मार सकेंगे। एक तो ये बात हम कहना चाहते हैं आपसे। फिर भारत की ये तारीख भी है कि वो कभी यकजा नहीं रहा, और वो अब ये टूटने की तरफ जा रहा है। हम ये बात कहना चाहते हैं यकसर वो और फिर वो एक गैर जिम्मेदार एटमी मुल्क है, और इसको एटमी हथियारों को अगर कब्ज़ा नहीं लिया तो वो एटमी हथियार ख़ुद अपने ख़िलाफ़ चला देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि जो वाक़यात हुए हैं वहाँ पर बहरी जहाज़ों के, वो ऐसे अजीब व गरीब हुए हैं कि किसी वक्त भी कोई भी, यानी इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं। हमने खुद प्रोग्राम चलाए हैं कि जहाँ पे यूरेनियम चोरी होता है, ऐसे बोलता है जैसे कि आपने कोई आदमी जेब में लेके जा रहा हो जी, बेतहाशा और साथ साथ में जो उनके हादसात हुए हैं जहाज़ों के, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है जो उनका जहाज़ है उनके हुए। अगर एक जो पुर्तगाल की या बल्गारिया की कोई औरत थी जो कि नाबीना थी, उसने ये पेशन गोई की थी कि शिमाली जनूबी जो कुतुब जनूबी है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, वो सिमट कर हिंदुस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं एस्किमो की तरह रहेंगे, जो हमारे पहाड़ी इलाका जाते हैं उधर। तो एस्किमो जो है वो कहते हैं जहाँ पहाड़ी इलाके छोटे छोटे कद के लोग होते हैं और वो बर्फ़ का घर बना के रहते हैं। तो ये भी याद रखें इंडिया के, आपका अगर आपने गलती की तो आप खुद तबाह हो जाएंगे इसमें। अच्छा मेरे साहब, इसमें एक और मसला भी है, क्या आलमी अमन के लिए तो ये खतरा है ना, ये जो नहीं, तो वो तो जैसे हमने पहले बयान कर दिया, अमेरिका को तो एक बनिए की ज़रूरत है ना जी, एक समय उनके लिए पैसे देते हैं, वो खुश हैं, माल मिल रहा है, हमें इनसे क्या जरूरत पड़ी। वो कहते हैं जो करना आप करते रहें, लेकिन माल देते रहें, हमें माल देते हैं जी। अच्छा, अब ये बात ये थी कि अब उन्होंने जो स्कीम बनाई थी वो ये थी कि ये 4 साल तक अगर हम ये अग्निपथ बना देंगे, एक फ़ौज की तरबियत लेके बच्चा आ जाएगा 17 से 21 साल का जी, तो फिर मुसलमान टूट पड़ेंगे। तो मुसलमान तो बुनियादी तौर पर ख़ुद भी एक बड़ा लड़ाका आदमी है, हमारे अंदर एक जज्बा जहाद है। तो वो आपका जो दूसरा आप इसराइली नक्शे कदम पर चलें, दोनों फ़लसफ़े आपके गलत हैं। वो हम उन फ़लसफ़ों पर को बिल्कुल हरा देंगे। फ़लस्तीनियों के पास बहुत असला था, वो असले पे चले गए, लेकिन हमारे पास इनके पास मैंने ये गैर मुनज़्ज़म है, लेकिन मुनज़्ज़म भी बहुत है, हम जानते हैं, क्योंकि बहुत से जो शुमाली जनूबी हिंदुस्तान है वो बहुत मुनज़्ज़म है, वो असले के लिहाज से मुनज़्ज़म है, और वो अपना तमाशा दिखाएंगे। और जो शुमाली वाले हैं ये वैसे भी लड़ाका हैं। सारे जो वारियर गए थे वो शुमाली हिंदुस्तान में गए थे, यूपी, जो जैसे आप यूपी कहते हैं जी,
तो अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, अब पहला वाक़या ये हुआ है कि वो एक दर्जी को मार दिया, उसने बदतमीज़ी करता था, रसूल अकरम शान में करता था, उसको गर्दन काट दिया। तो पहला वाक़या हुआ है। और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। तो उसके बाद में वो जिसने की थी औरत ने, वो उससे कहा कि माफ़ी मांगो सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अरब रियासतें बहुत कमज़ोर थी, वो लड़ नहीं सकती थी। लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी भी लड़ेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी लड़ेगा जी। और आप वहाँ जीत नहीं सकेंगे। इसलिए कि आप कभी भी, हिंदू मत भी अगर देखा जाए तो वो पुरअमन मत है जी। उनमें यहाँ पर तो परिंदे तक को ये बात कही जाती है कि उनका ख्याल करें, गाय को अपनी माता समझते हैं। बल्कि वो मास्क पहन के घूमते हैं कि वो हशरात जो कुछ नजर नहीं आ रहे वो भी ना जाए हमारे, न जाए उनके पर। तो वो तो बहुत ही डरपोक भी कौम भी है, क्योंकि ओरिजिनली वो लोग बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वाक़या बयान किया था कि जिस वक्त जब ये आए हैं, ये हुन आए हैं जी, तो यहाँ पर हर टेक्सटिला में 70,000 बुद्ध मत के लोग थे जो लड़ सकते थे उनसे। टेक्सटिला में यूनिवर्सिटी थी, 70,000 बुद्ध पढ़े। अब जब जाते हैं ऊपर, आप पहाड़ियों पे जाते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं, तो हर जगह पर आपको बुद्ध की तस्वीर नजर आती है। तराशे हुए होते हैं जी, तराशे हुए होते हैं। वो इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग थे बुद्ध की। और बुद्ध में जब बुद्धा से पूछा गया कि क्या आप आखिरी पैगंबर हैं या नबी हैं, उसने नहीं, एक आखिरी नबी और आएंगे जिनका नाम यानी जो रहमत होंगे जी। तो वो बर उनका अमन वो का पैगाम। 70,000 आदमियों ने उन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया और अपने आप को कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। 70 के 70 उन्होंने मार दिया उनको। लेकिन अब डिफरेंट लोग हैं, अब उन्होंने 70,000 मुसलमान मार दिए यानी अपने बर्मा में जी। तो अब ये बात अलग है। तो इस लिहाज से आप ये समझें कि मुसलमान अगर बज़ाहिर आपको गैर मुनज़्ज़म नज़र आ रहा है, लेकिन इनके खून के अंदर इस्लाम मौजूद है, जिहाद मौजूद है, ये आपसे लड़ेंगे। और तादाद भी 25 करोड़ है, जो आपकी एक किस्म की 1/4 तो है ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक तो है जी। ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू की तरफ चलेंगे। चलिए जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी वर साहब, अब जरा यूक्रेन वाली बात हो जाए। पे जैर साहब ये बड़ा यानी मैं दोनों मौज़ूआत, अपने तीनों मौज़ूआत आज बिल्कुल नए किए हैं। आई थिंक किसी और चैनल को ये तौफीक नहीं होगी कि इस किस्म के मौज़ूआत को ये एक मौजू जो है पूरा प्रोग्राम का है, लेकिन हमने उसको निपटाया इसलिए कि अभी ये अहम मौज़ूआत हैं, इनको निपटा दें। अच्छा जी, यूक्रेन को अमेरिका ने 820 बिलियन डॉलर की इमदाद दी है जी। इस 120 बिलियन डॉलर में उन्होंने दो बड़े चीज़ें दी हैं। एक तो ये काम किया उन्होंने कि ये जो एक ड्रोन दिया है उनको, जिसका नाम फिनिक्स है जी। फिनिक्स ड्रोन जो है एक किस्म का सुसाइडल ड्रोन होता है। उसका काम ये है कि ये उसको भूत भी कहा, घोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमेरिकनों ने कि जैसे घोस्ट, और वो ख़ुद को हमला है, बहुत ख़तरनाक ड्रोन है। और ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कामिकाज़ी ड्रोन। ये जापानी वर्ड है कामिकाज़ी, यानी खुद का हमलावर का जो दस्ता उन्होंने बनाया था, जिसने जो बाद में अमेरिका के जहाज़ पर हमलावर हुआ था दूसरी जंग अज़ीम में। तो वो उसके नाम पर कहा कि ये उसी किस्म का फिनिक्स जो है, उसी किस्म का ये एक ड्रोन है। ये 6 घंटे की परवाज़ कर सकता है और उसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे बुलेट पे फायर होती है या जैसे गोला फायर कर दें आप उसमें से किसी तोप से, बस इसको ट्रिगर दबाएं और वो चल पड़ता है। और हमला, ये जो फिनिक्स जो है वो सिर्फ हमले के लिए बनाया गया और ख़ुदकश है। फिर ये क्या करता है, इससे पहले ये स्विच ब्लेड था, वो 1 घंटे की परवाज़ कर सकता था। स्विच ब्लेड जैसे कहते हैं, वो उन्होंने स्विच ब्लेड यानी ब्लेड तो जैसे काटने वाला, स्विच काटने वाला, लेकिन ये कि वो 1 घंटे की परवाज़ कर सकता था, इससे कमज़ोर था। अब ये है कि फिनिक्स में एक खूबी ये है कि ये ऊँची उड़ान करता है
और लेज़र अंदाज से आपका मुशाहिदा करता है और रात में ये देखने की सलाहियत रखता है और खुदकुश ड्रोन है, उसको परवाह नहीं है। और फिर इसको ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये कहाँ से उड़ा था, लोकेशन का इसका नहीं हो सकता है कहाँ से आया था। तो अमूमन ये होता है कि जहाँ से आता है तो फिर वो लोग जो है उस जगह का तयन करके वहीं पर हमला कर देते हैं। यानी रूसियों के लिए नई दर्दसरी होने वाली है। हाँ, नहीं तो वो यूँ नहीं है। दैन ये उन्होंने इसलिए दिया है कि रूस के पास भी जदीद हथियार हैं, तो वो अपने जदीद हथियार दिखाए इसके मुकाबले में उनके पास क्या है। अमेरिका तो वो चालाकी से उन्होंने इनको दिया है, क्योंकि हमने ये बात आपको याद होगा जब पहले प्रोग्राम किया था, तजुर्बा है उनके लिए यूक्रेन फिलहाल। हाँ, बस वो आदमी इंसानों को बांटते हैं। तो अब ये वो इसके बारे में पहले हम इसकी बयान बंद करते हैं कि बहुत मुतासिर कुन सलाहियत का हामिल है और तबाही फैलाने वाला है, और इसकी महारत जो है इंतहाई महारत से ये खुद को चलाता है, और बेहतरीन हदफ निशाना बेहतरीन है, इसका निशाना बेहतरीन है। खूबी ये है कि इसका वज़न कम है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगरचे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसके लिए किसी ख़ास तरबियत की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आप पिस्टल होती है, उसको आपने टिकट दबाया, बस गोली चल गई, काम हो गया। इस तरह से ये काम करता है। और ये ख़ुसूसन जो है वो टैंक को निशाना बनाता है। तो अभी तो रूस ने टैंक इस्तेमाल ही नहीं किया। उनका ये ख्याल है कि ये जब टैंक लेके आएंगे रूसी तो फिर ये काम बड़ा काम आएगा। तो ये जब ये रूसी टैंक लेके अगर घुसेंगे तो रूसी जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। हाँ, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, जो आएगा तो हम आलमी जंग कर देंगे। अब वैसे वो मैंने कहा कि जैसे पिस्तौल की गोली होती है तो ये आप ऐसे चला सकता है जी, और ये जहाँ भी चाहे इसको रख दें ऐसे, जहाँ चाहे चला दें इसको। आखिरी 20 सेकंड रखे। और इसको किसी मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट ए पिस्तल, जस्ट स्टार्ट एंड बस जैसे चला दें आप, रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आ गया और वो आपको तबाही मचा देगा। अब ये और इतना तेज जाएगा कि उसकी अब ये दिया है इसने कि कोई 70 मिलीमीटर हॉर्टिज इसका नाम है, और वो भी दिए हैं इन्होंने 144 के एम्यूनिशन भी दिया है जी। वो 1,44,000 एम्यूनिशन का सिस्टम दिया है, फील्ड इक्विपमेंट दिए हैं, स्पेयर पार्ट दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने नसाम भी दे दिया है। नसाम उनका जो सबसे बड़ा जो यानी आप पर कोई मिसाइल हमलावर हो तो नसाम की ये खूबी है कि उसको रोक लेगा जी। तो वो उनको जो है कम से 2 एडवांस सिस्टम उनको दे दिए हैं नसाम के। वो सरफेस टू जो S-400 के मुकाबले में जी का है, वो ऑलमोस्ट S-500 के मुकाबले का है। पर अमेरिका ने देख लिया कि एक तजुर्बा है वहाँ बड़ा मजे ले रहा है वो, तजुर्बा करें। बाइडेन ने अब तक यूक्रेन को $7.6 बिलियन की सिक्योरिटी की इमदाद दी है। अब वो चाहता ही है कि अमेरिका को रूस को तबाह बर्बाद कर दे, और $6 बिलियन यूक्रेन की जंग के आगाज़ 24 फरवरी से अब तक दिए जा चुके हैं उनको, यानी 6.9 बिलियन या 7 बिलियन दे चुका है, $7 बिलियन दे चुका है जी। तो वो तबाही बर्बादी ला रहा है। गरीब बेचारे यूक्रेनी मर रहे हैं, और रूसी तो इतने नहीं मर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब मर रहे हैं, लेकिन वो मज़े लेता है अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।